Good morning, students. In the previous video, we will discuss about the ionic compounds. So today we will discuss the next part, occurrence of metal, कि how the metal occurs, कि जो आपकी metal है वो कैसे occur करती हैं. तो we will discuss with the flow chart कि how metal occurs, कि the mostly the metal occurs in the earth crust, कि जो मैक्सिमम मेटल है वो अर्थ क्रस्ट में अक्कर करती हैं. फ्यू ऑफ द मेटल आर अक्कर इन द सी वाटर इन द डिजोल्व फॉर्म. सम ऑफ द मेटल आर इन द सॉल्ट, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. क्लियर? सो द मोस्ट मेटल अक्कर इन द अर्थ क्रस्ट. क्लियर? एंड दे अक्कर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, कि मीन्स जो मेटल होती हैं वो अर्थ क्रस्ट में अक्कर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, कि अर्थ क्रस्ट के अंदर डिफरेंट मेटल के डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं. तो जो सबसे पहले आपकी डेफिनेशन है होती है मिनरल्स, कि व्हाट आर द मिनरल्स. सो मिनरल्स आर द एलिमेंट और द कंपाउंड, कि जो आपके मिनरल हैं वो एलिमेंट भी हो सकते हैं या वो क्या है, कंपाउंड है. विच अक्कर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, कि व्हाट आर द मिनरल्स. मिनरल्स आर द एलिमेंट और द कंपाउंड विच अक्कर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल. अब जो मिनरल है, मिनरल में से कुछ आपके मिनरल को हम ओर कहते हैं. अब कुछ मिनरल और कैसे बन गए, तो उसके बारे में देखते हैं कि सम ऑफ द मिनरल आर कॉल्ड ओर बिकॉज. सो व्हाट आर द ओर. सो ओर आर दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली एंड प्रॉफिटेबली. मीन्स एक मेटल के एक से ज्यादा मिनरल हो सकते हैं लेकिन उसका और एक ही होगा. कहने का मतलब है कि एक मेटल एक से ज्यादा मिनरल में एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन उन मिनरल में से जिसमें से मेटल को हम इजिली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम और कहते हैं. सो हमने पढ़ा यहाँ पे कि हाउ मेटल अक्कर. सो जो मेटल अक्कर करती हैं वो अर्थ क्रस्ट में अक्कर करती हैं और सी वाटर में अक्कर करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल जो होती है बेटा वो अर्थ क्रस्ट में अक्कर करती हैं. और अर्थ क्रस्ट में किसकी फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ मिनरल्स. किसकी फॉर्म में अक्कर करती हैं, मिनरल की फॉर्म में. तो अब यहाँ पे डेफिनेशन चाहिए अपने को मिनरल की, कि व्हाट आर द मिनरल्स. सो मिनरल आर द एलिमेंट और द कंपाउंड. मीन्स ये एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड. कंपाउंड मतलब दे कैन बी इन द कंबाइंड स्टेट. एलिमेंट और द कंपाउंड विच अक्कर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल. अब मिनरल के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आपकी आती है ओर, कि व्हाट आर द ओर. सो ओर आर दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली एंड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड ओर. नेक्स्ट आपका है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि हमने अभी देखा था कि द मेटल आर फाउंड इन द फॉर्म मिनरल्स. अब उन मिनरल से मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे. अब जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द मेटल इन द रिएक्टिव सीरीज. मींस डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द मेटल इन द रिएक्टिव सीरीज. जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ी थी कि मेटल आर अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. तो उनका जो एक्सट्रैक्शन है कि जो डिफरेंट मेटल जो आपकी डिफरेंट मिनरल की फॉर्म में मिलती हैं, तो उनको जो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उनकी पोजीशन किसके अंदर, रिएक्टिव सीरीज के अंदर. तो सबसे पहले हम नीचे शुरू करेंगे कि जो आपकी मेटल है लो रिएक्टिव मेटल, मींस जो मेटल आपकी बॉटम में है जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, दैट आर फाउंड इन द फ्री स्टेट. ये किसमें मिलती है, आपकी फ्री स्टेट. फ्री स्टेट, फ्री स्टेट का मतलब बेटा कि ये किसी भी अदर मेटल के साथ या अदर थिंग के साथ कंबाइन नहीं होती. मींस जो मेटल होते हैं, जो मिनरल होते हैं, दैट आर इन दी फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट. जो आपकी लो रिएक्टिव मेटल है कौन कौन, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये आपकी सारी की सारी फ्री स्टेट में ही पाई जाती है. मतलब दे आर इन दी फ्री स्टेट. इनको हम निकाल लेंगे, इनके साथ डस्ट, सोयल या ग्रेबल्स वगैरह होंगे, अगर उनको हम अलग कर देते हैं तो हमें प्योर मेटल मिलती है. क्लियर. तो दीज मेटल लो रिएक्टिव मेटल आर फाउंड ऑन द फ्री स्टेट. क्लियर. अब आ जाते हैं हम अब ये तो बिल्कुल लो रिएक्टिव मेटल है. अब कुछ मेटल रह गए अपने, जैसे कॉपर एंड लेड. अब आपकी ये मेटल है कॉपर एंड लेड, ये मिलेंगी कंबाइंड स्टेट में. किसमें मिलेंगी, ये कंबाइंड स्टेट. दे आर फाउंड इन दी कंबाइंड स्टेट. कंबाइंड स्टेट मतलब क्या, कि ये आपकी किसी और हम कह सकते हैं कि जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, इनके साथ वो कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं. तो जो आपकी कौन है, लेड एंड कॉपर जो होंगी, दैट आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट विद सल्फाइड. क्लियर. और इनके जो और होंगे वो सल्फाइड और होंगे. मींस जो आपके बिल्कुल ही लो रिएक्टिव वो फ्री स्टेट में है, जो थोड़ी
ज्यादा रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव से, दैट आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट विद सल्फाइड एंड द ऑक्साइड। अब इन सल्फाइड से मेटल लेने के प्रोसेस को हम आगे डिटेल करें। पहले हमें ये देखना है कि कौन सी मेटल किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हम जब थोड़ा ऊपर आते हैं, जब आप मिडिल में आते हैं, कि जो आपकी मिडिल रिएक्टिव मेटल है वो भी आपकी कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनकी कंबाइंड स्टेट क्या होती है, दैट कैन बी फाउंड इन दी कंबाइंड स्टेट बोथ विद सल्फाइड एज वेल एज कार्बोनेट। मींस जो मिडिल रिएक्टिव मेटल है वो कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकती हैं और सल्फाइड की फॉर्म में मिल सकती हैं। क्लियर। लेकिन जो आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल है दैट आर फाउंड इन दी फॉर्म ऑफ क्लोराइड। किसकी फॉर्म मिलेंगी आपकी, वो क्लोराइड की फॉर्म में मिलेंगी। जैसे आप सोडियम और पोटाशियम की बात करते हैं, या कैल्शियम की बात करते हैं, या मैग्नीशियम की बात करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट भी आप मिल सकता है आपको कार्बोनेट की फॉर्म में, लेकिन ये मेटल बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती है, मींस दैट आर फाउंड इन दी क्लोराइड स्टेट। क्लियर। और इन सबको अलग अलग इनके प्रोसेस है इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जब हम सिंगल सिंगल को डिस्कस करेंगे तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि जो आपकी बिल्कुल ही लो रिएक्टिव मेटल है, जैसे जो बिल्कुल ही बॉटम में है, दैट आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। मींस वो फ्री स्टेट में, वो किसी साथ कंबाइन नहीं होती, वो इंडिविजुअली ही मिलती हैं। उनको आप निकाल लेंगे, उनकी थोड़ी साफ सफाई होगी और आपको मेटल मिल जाएगी प्योर। उसके बाद जब थोड़ा और ऊपर आते हैं, लो के भी कुछ मेटल रहेगी। लो में 3 मेटल की बात करें अपन, जो 2 मेटल बची अपनी कौन कौन सी, लेड एंड कॉपर, दैट आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। कि जो मेटल होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं, और जो कंबाइंड स्टेट होते हैं उसको अपन और कहते हैं। तो जो आपकी कौन, लेड एंड कॉपर, कौन, Pb एंड Cu, दैट आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। किसकी फॉर्म में मिलेंगी ये, सल्फाइड। क्लियर। तो ये मिलेंगी आपकी सल्फाइड की फॉर्म में। क्लियर। मर्करी कैन आल्सो, वी विल से दैट कि मर्करी कैन आल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। उसके बाद जब हम थोड़ा और ऊपर आते हैं, मींस हम मिडिल में आ गए, तो आपकी जो मिडिल मेटल होती हैं वो आपकी सल्फाइड और में मिल सकती हैं और कार्बोनेट में भी मिल सकती हैं। क्लियर। अब जैसे जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फाइड, कि जिंक आपका कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा और जिंक आपका सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा। अब जो आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो बिल्कुल ऊपर होती है, दैट आर फाउंड इन दी क्लोराइड फॉर्म, जो सी वाटर के अंदर डिसोल्व सोल्ट की फॉर्म में मिलती है। क्लियर। तो हम आगे इनको सिंगल सिंगल देखेंगे कि हाउ यू विल एक्सट्रैक्ट द लो रिएक्टिव, हाउ विल एक्सट्रैक्ट द मिडिल रिएक्टिव एंड हाउ यू विल एक्सट्रैक्ट द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सो अब हमने यहाँ पे देखा कि मेटल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। अब देखेंगे कि कौन सी मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लो रिएक्टिव मेटल। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि लो रिएक्टिव मेटल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, तो दैट आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। क्लियर। कि जो आपकी लो रिएक्टिव मेटल है वो आपकी सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगी। अब सल्फाइड की फॉर्म से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस क्या होगा, तो इसके साथ हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, वी विल टेक द मर्करी। तो जो मर्करी होता है उसका और होता है HGS, मींस दिस इज मर्करी एंड इट्स सल्फाइड। जो मर्करी आपका होता है वो उसका और इसको हम सिनाबार कहते हैं। तो सिनाबार इज द और ऑफ मर्करी। तो अब इससे अपने मेटल लेने का क्या प्रोसेस है, तो बेटा हम क्या करेंगे, प्लस O2 एंड वी विल हीट इट। तो क्लियर। जब इसको हम हीट करेंगे तो यहां मिलेगा आपको HgO प्लस SO2। अब यहां पे हमने क्या किया, इस ओर को इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। तो अब यहां पे पॉइंट आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट मेटल फ्रॉम द सल्फाइड। तो उस प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। क्या नाम है उसका, रोस्टिंग। अब रोस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, रोस्टिंग का मीनिंग है हीटिंग ऑफ अ मेटल और इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कि जब किसी भी मेटल को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे रखना है, मतलब आपका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा HGS, ये आपका और था मरकरी का, इसको हमने हीट कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्लियर। तो अपने को मिला HgO प्लस SO2। अब नेक्स्ट हम पहुंच गए HgO। अभी हमें ऑक्साइड मिला है लेकिन हमें अभी मेटल नहीं मिली। सो अगेन वी विल हीट इट। हमने इसको हीट कर दिया। क्लियर। जब हम इसको हीट करेंगे तो आपका यहां मिल जाएगा आपको Hg प्लस O2। सो दिस इज द प्रोसेस। अब यहाँ पे जो मेथड है कि अपना जो मेन पॉइंट है, हमने कहां पहुंचना है, हमने पहुंचना है ऑक्साइड। अब ऑक्साइड से मेटल लेने के डिफरेंट मेथड है। तो जो पहला मेथड था, पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट हीटिंग करेंगे। डायरेक्ट हीटिंग करके आपको आपकी मेटल मिल जाएगी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फाइड।
तो ये कॉपर सल्फाइड है, मतलब दिस इज द ओर ऑफ अ कॉपर। अब वही बात है यहाँ पे क्या देखा आपने, सल्फाइड। सल्फाइड के लिए कौन सा प्रोसेस है, रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या है, हीटिंग ऑफ अ मेटल और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रोस्टिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। सो डेल्टा इज द साइन ऑफ हीटिंग। तो हियर यू विल गेट Cu2O प्लस SO2। तो आप फिर से कहां पहुंच गए, ऑक्साइड में पहुंच गए, मींस यू विल गेट द ऑक्साइड ऑफ कॉपर। अब कॉपर के ऑक्साइड से हमने क्या लेनी है, कॉपर लेनी है। तो उस प्रोसेस का नाम है Cu2O। तो इसी ओर के साथ हम इसकी दोबारा क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे। तो Cu2S अगेन हीटिंग जब होगी तो यू विल गेट हियर Cu प्लस SO2। और इसकी बैलेंसिंग आप खुद भी कर सकते हो। तो हमने अब लो रिएक्टिव मेटल को डिस्कस किया है कि लो रिएक्टिव मेटल से मेटल लेने के प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। बिकॉज जो आपकी लो रिएक्टिव मेटल है दैट आर फाउंड इन दी सल्फाइड फॉर्म। सल्फाइड और होगा, सल्फाइड और दिखा तो इसका मतलब आपने उसकी क्या करवानी है, रोस्टिंग करवानी है। रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग ऑफ अ मेटल और इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और जब आप हीटिंग करवा दोगे तो आप कहां पहुंचोगे, ऑक्साइड में पहुंच जाओगे। और जब आप ऑक्साइड में पहुंच गए तो ऑक्साइड से मेटल लेने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। तो हमने पहला मेथड डिस्कस किया डायरेक्ट हीटिंग, दूसरा मेथड आपका है रिएक्शन विद इट्स ओर। तो ये आपका था जब HgO वाला था तो इसमें क्या थी आपकी डायरेक्ट हीटिंग थी। लेकिन जो आपका Cu2O वाला था इसके अंदर आपकी थी रिएक्शन विद इट्स ओर। सो नेक्स्ट हम अब इसके बाद मिडल रिएक्टिव को डिस्कस करेंगे। पहले देखा लो रिएक्टिव की, अब हम डिस्कस करेंगे मिडल रिएक्टिव। अब आपकी जो मिडल रिएक्टिव मेटल होंगी इट इज फाउंड इन दी टू ओर्स। सो फर्स्ट इट इज फाउंड इन दी सल्फाइड फॉर्म एंड इट कैन आल्सो बी फाउंड इन दी कार्बोनेट, कार्बोनेट की फॉर्म में। मतलब जो मिडल रिएक्टिव मेटल है आपकी वो सल्फाइड की फॉर्म में मिल सकती हैं और कार्बोनेट की फॉर्म में। आपने मेटल को नहीं देखना, आपने देखना कि उसका और कौन सा है। तो हमने देखो सल्फाइड को डिस्कस कर लिया अपन ने, अगर सल्फाइड होगा तो उसके लिए रोस्टिंग प्रोसेस होगा। अब कार्बोनेट के लिए क्या प्रोसेस होगा, कि जब भी आपका और क्या है कार्बोनेट है तो उसके लिए प्रोसेस आपका क्या रहेगा, द प्रोसेस इज कैल्सिनेशन। क्या प्रोसेस है उसका नाम, कैल्सिनेशन। अब हम इस कैल्सिनेशन को डिस्कस करेंगे, बट इज कैल्सिनेशन वही डेफिनेशन लेकिन थोड़ा सा चेंज। रोस्टिंग हमने क्या किया था, मेटल ओर को हीट किया था इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन कैल्सिनेशन में क्या करेंगे, मेटल ओर को हीट करेंगे लेकिन इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो रोस्टिंग मींस हीटिंग ऑफ मेटल ओर इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन मींस हीटिंग ऑफ मेटल ओर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। तो हम इसके एग्जांपल के साथ करेंगे कि जो आपकी जिंक है, अब जो जिंक है बेटा वो दोनों फॉर्म में मिलेगी आपको, सल्फाइड में भी और कार्बोनेट में भी। तो हमने दोनों को डिस्कस करना है कि जब वो कार्बोनेट होगा तो क्या प्रोसेस होगा और जो सल्फाइड होगा तो क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम जिंक कार्बोनेट की बात करते हैं कि जो जिंक है बेटा दैट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। क्लियर। तो जिंक मेटल किसकी फॉर्म मिली, कार्बोनेट की फॉर्म में मिली। अब इस कार्बोनेट से हमने क्या करना है, मेटल और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे कार्बोनेट है, कार्बोनेट का मतलब है जब भी आपको कार्बोनेट दिखाई देगा तो मतलब आपने कौन सा प्रोसेस करवाना है, कैल्सिनेशन करवानी है। तो यहाँ पे लिखा ZnCO3 अपॉन हीटिंग। जो पिछला एग्जांपल था उसमें मैंने यहाँ पे प्लस O2 डाला था, इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, लेकिन इस केस में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जो भी आपका कार्बोनेट है दैट कन्वर्ट इनटू, क्लियर। तो दिस इज CO2। क्लियर। तो हमने कहां पहुंच गए हम, जिंक कार्बोनेट था, कार्बोनेट और था। अगर और क्या है कार्बोनेट है तो उसकी प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। अगर और आपका क्या है सल्फाइड है तो उसका नाम क्या है रोस्टिंग। तो हम ऑक्साइड पे पहुंच गए। अब जिंक ऑक्साइड से मेटल आपने जो लेनी है तो उसको हम मेटल को लेंगे रिएक्शन विद कार्बन। किसका रिएक्शन लेंगे, रिएक्शन विद कार्बन। तो अब यहाँ पे क्या देखोगे, अब यहाँ पे आएगा Zn+CO। अब जैसे हमने पहले देखा था जब हम मरकरी के ऑक्साइड पे पहुंचे थे तो हमने डायरेक्ट हीटिंग की थी। जब कॉपर के ऑक्साइड पे पहुंचे थे तो हमने वहां पे रिएक्शन करवाई थी उसी के ओर के साथ। अब जब हम कहां पहुंचे हैं, हम जिंक के ऑक्साइड पे पहुंचे हैं तो द रिएक्शन विद कार्बन मींस इसकी रिडक्शन करवा देंगे कार्बन की हेल्प से। तो ये तो आपका था कैल्सिनेशन का। अब जिंक का जो दूसरा ओर है वो आपका है जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड के लिए प्रोसेस क्या होगा, तो यहां पे लिखा मैंने ZnS। तो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर मतलब प्रोसेस इज रोस्टिंग। यहां पे क्या लिखेंगे आप, रोस्टिंग। और ये आपका क्या है कैल्सिनेशन। मींस जब आप और देखोगे सल्फाइड तो रोस्टिंग होगा, जब आप और देखोगे कार्बोनेट तो क्या प्रोसेस होगा, कैल्सिनेशन। तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है, दैट इज सल्फाइड। तो प्लस O2 देन यू विल गेट हियर ZnO प्लस
SO2। अब आप ऑक्साइड में पहुंच गए। तो जब कभी भी जिंक से आपने ऑक्साइड से आपने मेटल को लेना है या एक्सट्रैक्ट करना है, तो यू विल रिएक्शन विद ZnO प्लस C, देन यू विल गेट हियर Zn प्लस CO। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो लो रिएक्टिव मेटल है उनके लिए रोस्टिंग प्रोसेस है, जो मिडल रिएक्टिव मेटल है उनके लिए रोस्टिंग भी हो सकती है और कैल्सिनेशन भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उसका और क्या है। अगर उसका और सल्फाइड है तो अब आपकी रोस्टिंग होगी, अगर उसका और क्या है आपका कार्बोनेट है तो उसका जो प्रोसेस होगा वो कैल्सिनेशन होगा। सो वन पॉइंट विल डिस्कस फर्स्ट, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज कि बेटा जो भी आपके और थे, चाहे वो सल्फाइड था चाहे वो कार्बोनेट था, वो कहाँ पे है? ऑक्साइड पे है। अब ऑक्साइड से मेटल लेने के 4 प्रोसेस है, तो उन चारों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप उसको समझ सको। पहला प्रोसेस है बेटा डायरेक्ट हीटिंग, जो हमने HgO के केस में की थी, क्लियर। और जो दूसरा आपका है, दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड था आपका रिएक्शन विद इट्स ओर। ये हमने क्या किया था? ये किया था अपने Cu2S के अंदर जब अपना Cu2O बना, क्लियर। उसके बाद तीसरा था आपका बेटा रिएक्शन विद कार्बन, जो हमने किसमें किया था? जो हमने किया था जिंक सल्फाइड के अंदर जब अपना, या जिंक कार्बोनेट के अंदर जब अपना जिंक ऑक्साइड बना था, क्लियर। और एक फोर्थ प्रोसेस भी आपका है, उस प्रोसेस का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको करना किसकी हेल्प से अपन ने? अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके जो एनसीईआरटी बुक्स में एक एग्जांपल दिया मैग्नीज ऑक्साइड का। किसका एग्जांपल दिया है? मैग्नीज ऑक्साइड का एग्जांपल दिया हुआ है। जब अपन मैग्नीज ऑक्साइड को मींस MnO2 प्लस Al, अब जो आपका मैग्नीज ऑक्साइड है इसको जब हम एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाते हैं, जो एल्यूमिनियम आपकी दैट इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज, तो आपकी जो एल्यूमिनियम है वो मैग्नीज को क्या कर देगी? रिमूव कर देगी। यहां पे बन जाएगा आपका Al2O3 प्लस Mn। मींस आप मेटल ऑक्साइड से मेटल को आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी आप ले सकते हो, क्लियर। तो ये 4 मेथड है टू गेट मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। नेक्स्ट आपका एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम देखते हैं, थर्मल रिएक्शन और थर्मल प्रोसेस। अब थर्मल रिएक्शन क्या है और थर्मल प्रोसेस क्या है बेटा? कि जो आपकी थर्मल रिएक्शन है या जो थर्मल प्रोसेस है आपका, वो प्रोसेस है कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनके बीच में जो क्रैक आ जाते हैं, उन क्रैक को फिल करने के लिए जो प्रोसेस का हम यूज करते हैं उसको हम थर्मल प्रोसेस कहते हैं। अब जो रेलवे चैनल्स होते हैं उनको बड़े बड़े को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, तो अगर उनमें कहीं पे क्रैक अपीयर हो जाता है तो उन क्रैक को फिल करने के लिए प्रोसेस किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है थर्मल प्रोसेस। व्हाट इज थर्मल प्रोसेस? अ प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू फिल द क्रैक्स ऑन द रेलवे ट्रैक is called thermal process, and the reaction which is used in the thermal process is known as thermal reaction। अब thermal reaction है क्या? अब आपको पता है कि जो रेलवे के चैनल्स होते हैं जिनके ऊपर रेल चलती है वो किसके बने? आयरन के बने हुए हैं। तो उस क्रैक को फिल करने के लिए आयरन को ही डालना पड़ेगा वहां पे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लेते हैं Fe2O3 प्लस Al। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि आयरन ऑक्साइड लिया, उसकी हमने एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवा दी। अब जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से क्या मोर रिएक्टिव है, तो आपका जो एल्यूमिनियम है वो आयरन को क्या कर देगा? यहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो जो एल्यूमिनियम आपका आयरन को डिस्प्लेस करेगा, यहां बनेगा Al2O3 प्लस Fe। अब जो ये Fe यहां से निकला है, दैट Fe कैन बी यूज्ड टू फिल द क्रैक्स। और साथ में बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मी रिएक्शन होगी और यहाँ पे हीट भी रिलीज होगी। तो व्हाट इज थर्मल प्रोसेस? अ प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू फिल द क्रैक्स ऑन द रेलवे ट्रैक। प्रोसेस क्या है कि जो आयरन ऑक्साइड होता है या जो फेरिक ऑक्साइड होता है आपका, उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं। और एल्यूमिनियम क्या है? मोर रिएक्टिव है आयरन से, तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और उस क्रैक को फिल कर देगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाईली रिएक्टिव मेटल। तो हाई रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का क्या प्रोसेस होगा? अब बेटा जो आपकी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है उनमें मेटल को हीट करते हैं, लेकिन जो आपकी हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं दैट इज हाईली रिएक्टिव, दे कैच इमीडिएटली कैच फायर। Means these metal cannot be extracted by the process of roasting and calcination. So how these metal can be extracted? So these metal can be extracted by the process of electrolytic reduction or electrolysis। ये हमने क्लास 8 में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि जब हम किसी भी मेटल के मोल्टन फॉर्म में, क्लियर, उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे,
उस इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो हमने क्या करना है यहाँ पे कि एक कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं, इन 2 इलेक्ट्रोड को हमने एक बैटरी से जोड़ना है थ्रू अ की। क्लियर। जो इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल में जुड़ेगा, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, तो इसमें एक कैथोड है, एक क्या है, एनोड है। अब जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो आपका क्या है, कैथोड है, जो नेगेटिव जुड़ा हुआ है वो क्या है, एनोड है। क्लियर। कि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, अब जो आपका टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ेगा, दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, दिस इज एनोड, ये आपका क्या है, एनोड है। और एक किसी नेगेटिव से जुड़ा तो ये आपका क्या है, कैथोड है। क्लियर। तो बैटरी का टर्मिनल, जिस टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव जिस टर्मिनल से जुड़ेगा, पॉजिटिव जुड़ेगा वो एनोड है, और जिससे आपका बैटरी का नेगेटिव जुड़ेगा वो आपका कैथोड है। तो हमने इसके अंदर क्या ले लिया बेटा, हमने लिया यहाँ पे NaCl। क्लियर। तो हमने क्या लिया यहाँ पे NaCl की लिक्विड फॉर्म में ले लिया, मतलब डिजोल्व फॉर्म में, मतलब सी वाटर ले लिया जिसके अंदर NaCl होता है। तो जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो आप देखोगे यहाँ बेटा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव पे टूट जाएगा और ये Cl। अब बेटा जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करता है नेगेटिव टर्मिनल को। अब अगर इनमें से देखा जाए कि आपका नेगेटिव कौन है, नेगेटिव आपका ये है, तो कैथोड पे आपको Na पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ लिखते हैं कैथोड, कैथोड पे आपको मिल गया Na पॉजिटिव। क्लियर। जब कैथोड पे आपको Na पॉजिटिव मिला और एनोड पे आपको क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव। लेकिन हमें आयनिक फॉर्म में मेटल नहीं चाहिए, हमें तो प्योर फॉर्म में चाहिए। तो अगर इसको प्योर फॉर्म में लेना, अगर यहाँ पे हम क्या कर दें Na पॉजिटिव मींस उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस ई, तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर इसको इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा आपका Na। तो ये Na आपका भी प्योर फॉर्म। अब दूसरी तरफ Cl है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ, इसका मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अगर हम इससे जो गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन से वापस ले लिया जाए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस ई कर दिया, और यहाँ पे आ गया बेटा Cl। लेकिन Cl आपका अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इट एग्जिस्ट में Cl2। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर। सो इन दैट वे वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल इन द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो हाईली रिएक्टिव मेटल का प्रोसेस क्या, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, उसकी मोल्टन फॉर्म में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। क्लियर। तो हमें कैथोड और एनोड पे एक पे मेटल या एक पे नॉन मेटल मिलेगी। अब वही बात है कि अगर आपका जो कैथोड था, इसके ऊपर अगर हम देखते हैं कि अगर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो चलता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू गेट मेटल फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखें बेटा रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कि मेटल जब हमने एक्सट्रैक्ट कर ली फिर भी कुछ इंप्योरिटी रह जाती हैं, उन इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम रिफाइनिंग प्रोसेस कैसे करें, ये भी आपका क्लास 8th में था। तो रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए जो आपका प्रोसेस होगा, इसके अंदर हमने डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। जो आपका कैथोड है बेटा वो बनाया जाएगा प्योर मेटल, मींस कैथोड के ऊपर आपकी प्योर मेटल की स्ट्रिप लगाई जाएगी, और एनोड के ऊपर आपकी लगाई जाएगी इम्प्योर मेटल की, इम्प्योर मेटल। क्लियर। और जिस मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट करना है उसी मेटल का हमने सोल्ट सॉल्यूशन लेना है इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में। मतलब यहाँ पे कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड क्या होगा, प्योर मेटल होगी, एनोड क्या होगी, इम्प्योर मेटल होगी, और उसी मेटल का आपका क्या होगा, सोल्ट सॉल्यूशन होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो ये स्ट्रिप है ये बेटा आपको थिक दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ जो स्ट्रिप है आपको थिन दिखाई दे रही है। मींस जो आपकी इम्प्योर मेटल उसकी स्ट्रिप थिक होगी और प्योर की क्या होगी, थिन होगी। लेकिन जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या होगी, पहले आपकी यहां से आपकी मेटल जो है वो सोल्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगी, उससे तो कुछ इंप्योरिटी भी इसके साथ आएंगी। लेकिन जो आपकी फिर बाद में जो इस सोल्ट सॉल्यूशन, जो आपकी प्योर मेटल इस प्योर स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आप क्या देखोगे कि जो आपकी ये स्ट्रिप जो पहले थिक थी ये हो जाएगी थिन, और जो स्ट्रिप पहले थिन थी वो हो जाएगी थिक। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि यहां से जो आपकी प्योर मेटल थी वो आपकी इसके ऊपर डिपॉजिट हो गई। क्लियर। और जो इंप्योरिटी ऐसी जो आपकी डिसॉल्व नहीं होती हैं, तो दैट आर कलेक्टेड नियर द एनोड नोन एज एनोड मड। क्लियर। तो हमने यहां पे क्या देखा कि कुछ मेटल के साथ फिर भी इंप्योरिटी रहते हैं, उन इंप्योरिटी को रिमूव करने को हम मेटल की रिफाइनिंग प्रोसेस कहते हैं। कैथोड को लेना है प्योर मेटल, एनोड को लेना है इम्प्योर मेटल। क्लियर। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, जो आपका एनोड है वो थिक स्ट्रिप होगी, कैथोड आपकी थिन स्ट्रिप होगी।
लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद हम कुछ देर के बाद क्या देखेंगे, पहले यहाँ से प्योर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में डिसोल्व होगी, उसके बाद फिर उस प्योर स्ट्रिप के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगी। जो प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो आपकी ये स्ट्रिप है ये आपकी थिन हो जाएगी और ये स्ट्रिप आपकी क्या होगी, थिक। क्यों? कि जितनी भी आपकी प्योर मेटल थी वो सारी इसके ऊपर डिपॉजिट होगी। क्लियर? उसके बाद जो इंप्योरिटी आपकी डिसोल्व नहीं होती वो आपकी इंप्योरिटी एनोड के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ एनोड मड। इसको अपन क्या बोलेंगे, एनोड मड कहेंगे। क्लियर? अगर हम इसको कॉपर के एग्जांपल के साथ देखते हैं तो बेटा जो ये होगी प्योर कॉपर की स्ट्रिप, और ये क्या होगी आपकी इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर मतलब कॉपर के साथ कुछ इंप्योरिटी होगी। क्लियर? और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। अब जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, जब इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो आप क्या देखोगे, जितनी भी यहाँ पे कॉपर प्रेजेंट थी इम्प्योर स्ट्रिप के ऊपर वो सारी इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी जाके। क्लियर? तो प्योर कॉपर, इसमें से जितनी भी कॉपर था वो सारा इस पर डिपॉजिट हो गया, तो ये स्ट्रिप आपकी थिक हो जाएगी और ये स्ट्रिप आपकी क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। अब कॉपर, इम्प्योर कॉपर के अंदर जो और इंप्योरिटी प्रेजेंट थी जो डिसोल्व हो जाती हैं वो तो इस सोल्यूशन में डिसोल्व हो जाएंगी, लेकिन ऐसी इंप्योरिटी जो सोल्यूशन में डिसोल्व नहीं होती हैं वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 53 there are the three questions. Define the following. So first is mineral, which we have discussed previously. Mineral are the element or the compound which are found in the earth crust in the free form. Means the mineral and the compound which exist on the earth crust. उसके बाद ore. What are ore? Ore are those mineral from which metal can be extracted easily and profitably. यहाँ पे एक वर्ड है बेटा गैंग। तो बेटा यहाँ पे जो ये इम्प्यूरिटीज हैं जो कॉपर के साथ प्रेजेंट थी, जिनको हमने एक्सट्रैक्ट किया, जिसको हमने बाहर किया, उनको हम गैंग कहते हैं। व्हाट आर गैंग? गैंग्स आर द इम्प्यूरिटी विच आर प्रेजेंट विद मेटल। तो वो कह सकती है सैंड हो सकती है, ग्रेवल हो सकते हैं, स्टोन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम द टू मेटल विच आर फाउंड इन द नेचर इन द फ्री स्टेट। तो आपकी वो दो मेटल हमने देखे थी, दूसरा क्वेश्चन था, तो गोल्ड एंड सिल्वर एंड द प्लेटिनम। तो दीज आर द मेटल विच आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट केमिकल प्रोसेस आर यूज्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो हमने जो 4 पॉइंट बनाए थे बेटा वही आपने यहाँ पे लिखना है। 4 पॉइंट कौन से बनाए थे? पहला पॉइंट मैं लिखा था रिएक्शन, पहला पॉइंट था आपका डायरेक्ट हीटिंग, दूसरा था आपका रिएक्शन विद इट्स ओर, और तीसरा पॉइंट मैंने बताया था आपको रिएक्शन विद कार्बन, और चौथा आपका पॉइंट था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस हम किसी भी मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उससे मेटल लेने के प्रोसेस को हम 4 तरीके से कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है मेटल के ऊपर। तो फर्स्ट हमने बोला था डायरेक्ट हीटिंग, दूसरा हमने बोला था रिएक्शन विद इट्स ओर, तीसरा था आपका रिएक्शन विद कार्बन, और चौथा था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।